नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जैसे कि मोदी की मौजूदगी में दोस्तों आज धामी की शपथ है। यानी कि आज दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा कक्षा में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे अब शिक्षक। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबों पर ही आपकी दाखिला परीक्षा होगी। यानी कि एक कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक परीक्षा करवाने की विचार किया जा रहा है, तो उस पर भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पहली कैबिनेट होगी, उस पर अहम फैसले हो सकते हैं। बात चल रही है समान नागरिक संहिता की, तो क्या ये लागू होगी, क्योंकि इसी पर बेस बनाकर बीजेपी ने अपना इलेक्शन लड़ा था। और क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, इस सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों। दून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह, मंत्री भी लेंगे शपथ। मोदी की मौजूदगी में धामी की शपथ आज। यानी कि दोस्तों आज पुष्कर सिंह धामी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ बुधवार को शपथ लेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह इनको शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री भी समारोह में मौजूद रहेंगे, ठीक है। शपथ ग्रहण की तैयारी हो चुकी है। 2:40 पर ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसके अलावा 11 मंत्री भी लेंगे मुख्यमंत्री धामी के संग शपथ। तो देखते हैं अभी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री आएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब कक्षा में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे टीचर्स। देखिए, स्कूल समय में शिक्षकों को मोबाइल इस्तेमाल पर डीएम ने रोक लगा दी है। स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों का मोबाइल कार्यालय में जमा करना होगा। आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी जिलाधिकारी हरिद्वार के हैं विनय शंकर पांडे ने बताया कि जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और प्रशासनिक अधिकारियों के औचक निरीक्षण में सामने आया कि जनपद के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक अपने मूल कार्य के दौरान मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं और इससे स्कूल के बच्चों पर शैक्षिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने शासकीय और अशासकीय स्कूल कॉलेजों के संचालन के समय मोबाइल के प्रयोग पर रोक लगा दी है और इससे स्कूलों में पहुंचते ही शिक्षकों को अपने मोबाइल प्रधानाचार्य को जमा करने होंगे, ठीक है। और स्कूल समय समाप्त होने के बाद उनके मोबाइल उनको वापस दे दिए जाएंगे। केवल परिजनों के बीमार होने पर या आकस्मिक चिकित्सा के लिए ही मोबाइल चलाने के लिए दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आदेशों का अनुपालन नहीं करने की दिशा में संबंधित शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन संबंधित प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मतलब कि उनको आदेश को पालन कराना होगा, ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली खबर दोस्तों जो कि काफ़ी बड़ी है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए CUET का पाठ्यक्रम 12वीं की किताबों पर आधारित होगा। CUET यानी कि दोस्तों कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि दोस्तों अब अगर आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए तो आपको एक CUET टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इसका सिलेबस यहाँ पर जो होगा दोस्तों एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित होगा दाखिला परीक्षा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये DU और JNU समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के प्रस्ताव कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की 12वीं की किताबों पर आधारित होगा। यानी कि अब आपको दोस्तों यूनिवर्सिटी में से दाखिला नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को पास करना पड़ेगा और उसका जो सिलेबस है दोस्तों वो NCERT की 12वीं की पुस्तक पर आधारित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए CUET के अंकों के आधार पर ही दाखिला मिलेगा। छात्रों को ऊंची कट ऑफ से राहत देने के लिए पहल की गई है, क्योंकि आप देखते हैं भैया अलग अलग बोर्ड में अलग अलग कट ऑफ जाती है। कोई कहीं पर ज़्यादा मार्क्स लिया था, कहीं पर, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया भाई CUET एग्जाम कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों को आगामी सत्र से स्नातक पाठ्यक्रम में CUET के अंकों के आधार पर ही दाखिला देना होगा। कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय 12वीं बोर्ड के परीक्षा के अंकों पर आधार पर छात्रों को वेटेज नहीं देगी, जो कि जनरली गलत है, ठीक है। UGC ने कहा है कि विश्वविद्यालय को अलग अलग पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 12वीं में न्यूनतम अंक सीमा तय करने का अधिकार होगा, ठीक है। न्यूनतम अंक सीमा का तो आपको अधिकार होगा कि हाँ भाई 12th में कम से कम 60% चाहिए या 55% चाहिए, इतना तो आधार आप करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए उदाहरण के संग उसके भाई 60% अंक लगाने जरूरी है, लेकिन आप उसका क्या करोगे CUET आप लोगे, ठीक है। या हो सकता है कि कोई कहे कि भाई 12वीं में आपको क्या कहते हैं 70% रख सकती है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा CUET लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये मेरे हिसाब से खबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके आधार पर ही आपको दोस्तों DU या JNU जैसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाएगा। अगली न्यूज़ देखते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, पहली कैबिनेट में हो सकते हैं अहम फैसले। देखिए क्या होगा, अब आज होगा शपथ ग्रहण समारोह, इसके अलावा जो 11 मंत्रिमंडल में नए मंत्री आपके शामिल होंगे और फिर उसके बाद उनकी होगी कैबिनेट बैठक। तो कैबिनेट में क्या क्या अहम फैसले हो सकते हैं, देखिए बुधवार दोपहर बाद शपथ ग्रहण समारोह के बाद तत्काल धामी 2 सरकार पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, साथ ही जन कल्याणकारी योजना की भी घोषणा कर सकती है। तो यानी कि पहली कैबिनेट में दोस्तों काफ़ी आस है कि कुछ यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ नई नौकरियों का भी ऐलान हो, नई वैकेंसीज का भी ऐलान हो। अब देखते हैं क्या होता है पहली कैबिनेट में, क्या क्या अहम फैसले आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। ठीक है, अब समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव पारित हो सकता है, यही दोस्तों आजकल न्यूज़ में चल रहा है। और आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। समान नागरिक संहिता दोस्तों क्या है कि भाई जो धर्म और वर्ग आदि से उठकर पूरे देश में एक समान अगर कानून लागू करते हैं तो इसको ही क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के उत्तराखंड में। तो भाई उत्तराखंड में आपने क्या करना है, धर्म और वर्ग से उठकर पूरे राज्य में एक समान कानून को लागू करना है। ठीक है, यानी कि अगर राज्य में कोई भी धर्म जातीय समुदाय का व्यक्ति है तो उसके लिए एक समान कानून होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से क्या है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष कानून है। ठीक है, यानी कि जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान है। ठीक है, होता क्या है कि भाई जैसे हमारे देश में या हमारे राज्य में मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, पारसी समुदाय के लिए अलग कानून है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे भाई अलग अलग क्योंकि सिविल लॉ है तो इससे हमारे जो कोर्ट्स हैं इन पर भी क्या होता है, काफ़ी बोझ पड़ता है, यानी कि हमारे न्यायपालिकाओं पर काफ़ी भार रहता है। ठीक है, तो अगर आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा तो इससे क्या होता है कि हमारे कोर्ट को भी राहत मिलेगी और लोगों को भी क्या होगी, काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि काफ़ी सारे जैसे मामले होते हैं वो लंबित हो जाते हैं, जैसे कि शादी के मामले होते हैं, तलाक के मामले होते हैं। ठीक है, जायदाद में बंटवारे के मामले होते हैं। तो एक जैसा अगर कानून होगा पूरे देश में या पूरे राज्य में तो इससे काफ़ी फायदा मिलता है, इससे जल्दी फैसले क्या होते हैं आने की संभावना रहती है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री का अगर मैं बताऊं तो आर्टिकल 44 में ये हमारे नीति निर्देशक तत्व के दोस्तों अंतर्गत आता है। ठीक है, इस समय पर हमारे पूरे देश में गोवा एकमात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता इस समय पर लागू है। अब अभी आर्टिकल 44 क्यों इतना चल रहा है विवाद में, देखिए अभी क्या हुआ था कि केंद्र सरकार में कहा गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में मतलब कि एक याचिका में बताया गया था कि फिलहाल जो केंद्र सरकार है उसकी कोई समान नागरिक संहिता लागू करने की कोई योजना नहीं है। ठीक है, हालांकि जो बीजेपी है, बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव इसी बेस पर लड़ा है कि हम समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू करेंगे। लेकिन अभी केंद्र में क्या है, केंद्र की सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि अभी हम पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इनका सीधा ये मानना है कि नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व क्या है भैया, आपका कल्याणकारी योजनाओं के लिए है, इन पर आप कोई भी कोर्ट इस फैसले को इम्पोज नहीं कर सकता सरकार के ऊपर। ठीक है, ये आपके ऊपर मानना न मानने के लिए आप इसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो भाई नीति निर्देशक तत्व अगर फंडामेंटल राइट्स होते तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कोर्ट के द्वारा इनको लागू करवाया जा सकता था, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको आप कोर्ट के द्वारा लागू करवा नहीं सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है एग्जाम में दोस्तों, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देखिए जो भी अभी इंपॉर्टेंट चल रहा होता है उस पर आप जरूर अपनी नज़र बनाए रखिए। ठीक है, तो ये दोस्तों है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप समझ गए होंगे कि भाई क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।